हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इस सेशन में जे एडवांस के प्रॉब्लम्स के बारे में। और ये प्रॉब्लम्स जो होंगी वो इंटीजर टाइप की होंगी। इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स बात करेंगे जो कि मैट्रिक्स मैच टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको एडवांस में मिलते ही हैं। तो आई होप आप इस सेशन को अच्छे से देखेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और इन केस कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग का क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बेटा वो क्वेश्चन है, एक मिनट हम लोग थोड़ा सा, हाँ, लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया बेटा मिनिमम ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर दिया गया वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड देन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जी ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ वन अपॉन एक्स दिया गया है। तो चीज़ जो दी गई बेटा आपको ध्यान से देखिएगा, आपसे ये कहा गया कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है और जी ऑफ एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन माइनस ऑफ जी ऑफ वन दिया गया है, डिवाइड बाय आपको एक्स दिया गया है। इसका मतलब सीधा सही है बेटा कि आपको जो वैल्यू पूछी गई है, अगर हम इसको देखें तो ये जो वैल्यू पूछी गई है, अगर एक्स को जीरो पुट कर लेते हैं तो ये फॉर्मेट बेटा जीरो बाई जीरो का है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको देखें कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है और ये जी डैश ऑफ एक्स प्लस वन हो सकता है, अपॉन में वन हो जाएगा। मीन्स ये जो वैल्यू है वो एक्चुअल में पूछी गई है जी डैश ऑफ वन के बारे में। मतलब आपको डिफरेंशियबिलिटी पूछी गई है कि आप डिफरेंशियबिलिटी बताइए बेटा कि एट पॉइंट वन ये फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, और अगर डिफरेंशिएबल है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो जैसे कि आपको दिया गया है, फंक्शन दिया गया बेटा, आपको दिया गया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है, दैट इज अ मिनिमम ऑफ एक्स कामा एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा कि हम लोग इन दोनों के ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स को ड्रॉ कर लिया बेटा तो एक्स आपका कुछ स्टेप चला जाएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन हो गई, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स हो गया है। और y इज इक्वल टू क्या करना है बेटा, हमें एक्स स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो एक्स स्क्वायर भी ड्रॉ कर लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये एक्स स्क्वायर हो गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है ये 1,1 होता है, 1,1 होता है। अब बात आपसे कहेगी कि भाई बताइए आप मिनिमम क्या होगा। मिनिमम, तो मिनिमम का मतलब क्या होता है बेटा कि मिनिमम आपका ये होगा, दिस वन, देन ये पार्ट जो है आपका लोएस्ट पार्ट दिखा रहा है, और देन दिस पार्ट इज लोएस्ट पार्ट, ठीक है ना। ये पार्ट क्या होगा, लोएस्ट होगा। ध्यान से देखिएगा, हमने इसके बारे में बात की है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस पॉइंट पर आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी थी, और इस पॉइंट पे आपको कॉर्नर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, कॉर्नर पॉइंट मिल जाता है। और जैसे ही आपको कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा, आप क्या बोलते हैं, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। फंक्शन इस केस में डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बिकॉज इस पॉइंट पे क्या मिल गया बेटा, आपको कॉर्नर पॉइंट मिल गया है, और कॉर्नर पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी नहीं होती है। अगर आपसे जीरो पे भी पूछा जाता तो आप जीरो पे भी सीधी सी बात बता देते कि भाई एट द पॉइंट जीरो, इस पॉइंट पर भी क्या है, मुझे क्या मिल जाता है, कॉर्नर मिल जाता है, क्योंकि आपका ग्राफ कुछ ऐसा गया बेटा, ये क्या है, फिर कुछ ऐसा गया है, और फिर ये गया है, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं जहाँ पे आपको कॉर्नर मिलेगा, और इस टाइप के फंक्शंस जो होते हैं वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसलिए इसका जो आंसर होना चाहिए था
इसका आंसर होना चाहिए था डज नॉट एग्जिस्ट का। तो बढ़िया सा क्वेश्चन है, मेंस लेवल में आपको अच्छे से मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। एडवांस में भी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए तो हो ही सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप अच्छे से इसे ट्राई कर सकते हैं। ये फंक्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, मतलब आपको ग्राफ डिपेंडेंट क्वेश्चन भी, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए जब आप एडवांस लेवल की तैयारी करते हैं तो। ओके, तो चलिए बेटा बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलिए, तो क्वेश्चन दिया गया बेटा, एफ ऑफ एक्स बी डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाई दिस कंडीशन। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा बेटा। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दिया गया है, देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो पहली चीज़ तो ये है बेटा, सिंपल सा है कि आपके पास जो कंडीशन देगी बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई दिया गया है, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा। अगर आपके पास आपको पता हो तो आप शायद डायरेक्ट लिख सकते हैं, एफ एक्स का मतलब बेटा यहाँ पे लैम्डा एक्स है। एफ एक्स क्या है? लैम्डा एक्स है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जब एफ एक्स की वैल्यू लैम्डा एक्स है तो आपसे एक कंडीशन पूछेगी बेटा कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? लैम्डा हो जाएगी। और आपसे कहा गया एफ डैश ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो भी 1 होगी, और ये वैल्यू किसकी इक्वल है बेटा? लैम्डा की इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि जो फंक्शन है आपके पास एफ एक्स जो है वो एक्चुअल में एक्स है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा एफ एक्स क्या होगा बेटा? एक्स हो जाएगा। और जैसे ही आपके पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई, अब आपको सॉल्व करना है, तो उसको देख लेते हैं। एफ एक्स को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो देखते हैं बेटा कि लिमिट जो है वो क्या कह दी है। लिमिट ने कहा एक्स टेंस टू 0 है, 2 रेज़ टू पावर एफ एक्स है बेटा। तो एफ एक्स का मतलब एफ एक्स ही है, तो ये 2 पावर ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और माइनस 2 रेज़ टू पावर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और डिवाइड बाय हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। क्योंकि जब एक्स की जगह पर एक्स आ रहा है तो यहाँ पर अगर 10 स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आपको लिमिट की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग वर्क कर लेना है, तो यहाँ पे अगर एक्स करेंगे तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, और ये लिमिट को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है। अब अगली स्टेप में हमें करना क्या है। अब ए पावर एक्स है बेटा, ए पावर एक्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ए पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू होती है, अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? ए रेज़ टू पावर एक्स लॉग ई ए, सॉरी ए पावर एक्स नहीं, लॉग ई ए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वैल्यू क्या आ गई? लिमिट एक्स टेंस टू 0 आ गया, ठीक है। 2 पावर साइन एक्स को कॉमन निकालना बेटा, ध्यान से देखिएगा। 2 रेज़ टू पावर साइन इसका एक्स को कॉमन निकाल दिया, बच क्या गया? 2 रेज़ टू पावर 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, माइनस 1 हो जाएगा, और डिवाइड में आएगा एक्स पावर 4, ठीक है ना। एक्स पावर 4 हो गया, क्योंकि ये साइन एक्स की वैल्यू खत्म हो गई है। एक्स की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो साइन की पावर 0 हो जाएगा, और 2 पावर ये 0 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब देखिएगा ये ए पावर एक्स का फॉर्मेट है, तो हमें करना क्या है, हम यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ डिवाइड कर देते। तो मल्टीप्लाई करते बेटा, हमने 10 स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को डिवाइड किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। अब ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी एक्स टेंस टू 0, ये मिल जाएगी लॉग ई 2 मिल जाएगी, क्योंकि 2 की पावर में है इसलिए लॉग ई 2 हो जाएगा। और ये बच गया है आपके पास 10 स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स पावर 4। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि 10 स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर है, तो हम साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स माइनस का 1 आ गया, और डिवाइड में आ गया एक्स पावर 4, तो एक्स स्क्वायर है, ये वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी, ठीक है ना। साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इसे आप कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ देख लीजिएगा, ये जो वैल्यू आ गई है
लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग बेस ई 2 हो जाएगा। 1 माइनस का कॉज इसका मतलब का साइन स्क्वायर एक्स हो गया, अपॉन में कॉज इसका मतलब ये तो टेन स्क्वायर एक्स हो गया बेटा, बहुत आसान हो गया। डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है, तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर जो आएगा वो लॉग बेस ई 2 आ जाएगा। तो तरीका समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन एक्चुअली फंक्शन डिपेंडेंट है, इसलिए एडवांस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एडवांस पे एक टेंडेंसी होती है बेटा कि जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वो स्ट्रेट एक टॉपिक से नहीं पूछा जाता है। वो क्या होता है, वो आपको मल्टीपल टॉपिक्स को कंबाइंड करके क्वेश्चन को प्रोवाइड करते हैं। और जब मल्टीपल टॉपिक्स आपके पास होते हैं तो आपको हर एक वे से सोचना पड़ता है कि क्वेश्चंस की स्ट्रेटजी क्या होगी। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या किया गया कि फंक्शन दिया गया है, फंक्शन के साथ साथ आपको लिमिट को अप्लाई कर दिया गया है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीपल टॉपिक इंक्लूड कर दिए गए हैं। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एक मिनट, हाँ तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन जो दिया गया था, इफ द इक्वेशन 4 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और ये दिया गया है, और ये थीटा जो है वो सेम दिया गया, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। प्लस पी एक्स माइनस ब्रैकेट ऑफ एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ पी। एटलीस्ट वन सोल्यूशन के बारे में बात की गई बेटा। तो एक चीज़ देखेंगे कि जब साइन इनवर्स का केस होता है, तो साइन इनवर्स का जो केस होता है, और यहाँ पे अगर x की जो वैल्यू होती है, तो x जो होता है आपको पता होगा इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। x क्या होता है बेटा, -1 टू +1 के बीच में होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो दिया गया कुछ ऐसा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 दिया गया है, जिसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं बेटा, x माइनस 2 होल स्क्वायर और +1 लिख सकते हैं। और ये वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होगी बेटा, ये ऑलवेज भी पॉजिटिव होगी। तो सिंपल सा केस ये है कि ये पॉसिबल कब होगा, यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। अगर x की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है तो इसका मतलब ये है कि x माइनस 2 शुड बी 0, ठीक है। इसका मतलब है x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, 2 होनी चाहिए, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 हो जाती है तो ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। तो अब पूरा का पूरा सिस्टम आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो वैल्यू है वो एक्चुअली 4 साइन इनवर्स 1 है, प्लस 8 टाइम्स ये कॉज इनवर्स भी 1 ही आएगी, ठीक है। प्लस x की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है p हो गया, 2p हो गया, माइनस का ब्रैकेट x मतलब 2/2 हो गया, और इसकी वैल्यू हो गई 0, ठीक है। अब ये साइन इनवर्स 1 है तो साइन इनवर्स 1 कब होता है बेटा, π/2 पर होता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू होगी 2π, π/2 2π, प्लस कॉज इनवर्स 1 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये होगा 2p माइनस का 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। p की वैल्यू आपको निकालनी बेटा, तो p की वैल्यू आप सिंपल सा निकाल सकते हैं, 2p इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस 2π, सो वी गेट p इज इक्वल टू पाई माइनस 1/2 माइनस पाई, 1/2 माइनस पाई। तो आपका ये जो आंसर है, ये आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पर इसमें कॉन्सेप्ट जो लगा है ना बेटा, वो बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लगा हुआ है कि साइन इनवर्स का जो बेसिक है या कॉज इनवर्स का जो बेसिक है वो आपको इंक्लूड करना है। अगर आपको ये पता है तो इस क्वेश्चन में कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ओके, चलिए, तो अब हम बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बेटा। चलिए, इफ द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 दिस dx इज इक्वल टू k π/4, देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू, तो अब हम लोग इसके बारे में सोचते हैं कि -π या -a2 प्लस a के केस में अगर fx dx के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे दो केस थे बेटा। एक तो वैल्यू 0 आ रही थी, और एक वैल्यू होती थी 2 टाइम्स 0 to a f of x dx होती थी, जब आपको मालूम था कि ये ऑड फंक्शन का केस था
और ये केस था इवन का। फंक्शन कैसा था? इवन था, तो ये केस ऑड है, तो ये केस। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें बेटा, ध्यान से देखा जाए तो ये क्वेश्चन को दो पार्ट में है, -π/2 है, ये +π/2 है। यहाँ हो गया बेटा 3 cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और प्लस ये हो गया साइन x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया। तो ये हिस्सा जो है और ये हिस्सा, इसके बारे में अगर देखा जाए तो बेटा ये ऑड फंक्शन है। कैसा है? ऑड फंक्शन है। अब ऑड फंक्शन आपको पता है, ऑड फंक्शन का मतलब क्या था बेटा? f ऑफ -x की वैल्यू -fx हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे साइन एक्स की -x पुट करेंगे तो माइनस साइन एक्स, और ये पॉजिटिव रहेगा तो फंक्शन नेगेटिव आ जाएगा। तो ये फंक्शन तो ऑड हो गया, ये बच गया इवन है, जो कि cos -θ इज इक्वल टू cos थीटा होता है। तो इस सिस्टम को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटू 3 यहाँ से बाहर निकाला, 0 से हमने π/2 लिख लिया बेटा, और यहाँ लिखा cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं। मतलब ये जो वैल्यू है वो वैल्यू 6 हो गई। और यहाँ पे भी देखिए बेटा, ध्यान से देखेंगे तो साइन एक्स को आपने t मान लिया, तो cos x dx की वैल्यू जो आ जाएगी वो dt आ जाएगी। ठीक है, मतलब रिप्लेसमेंट भी हो सकती है, तो 0 और लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हो गया dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, मीन्स हो गया 6 टाइम्स। अभी फॉर्मूला किसका होगा बेटा? tan इनवर्स t का हो जाएगा, और आप इसकी लिमिट को पुट कर देंगे। तो जैसे ही आपने देखा तो ये होगा 6 इंटू π/4, क्योंकि 1 जैसे ही पुट किया तो tan इनवर्स की वैल्यू π/4, तो 6 π/4 हो जाएगा बेटा। आपके पास जो रिजल्ट था वो k π/4 था, तो k की वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? 6 हो जानी चाहिए। तो इस टाइप से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो सभी स्टेट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते बेटा वो क्वेश्चन कैसा है। ठीक है ना? ओके, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू दिया गया बेटा, कर्ली ब्रैकेट ऑफ x दिया गया है, फिर कर्ली ब्रैकेट ऑफ x प्लस कैपिटल ब्रैकेट ऑफ दिस वन प्लस कर्ली ब्रैकेट प्लस कैपिटल ब्रैकेट दिस वन, देन द वैल्यू ऑफ f ऑफ √3 इज। f ऑफ √3 के बारे में बात की गई बेटा। तो एक चीज़ समझते हैं, इस फंक्शन को देखते ही एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर कर्ली ब्रैकेट है और x प्लस का इंटीजर है, और कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट होता है। क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीजर का वर्क क्या है? कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो होगा वो कर्ली ब्रैकेट ही रहेगा। ठीक है, और एक चीज़ और समझते हैं कि अगर आपने इसको अलग किया, ठीक है, और एक चीज़ और समझते हैं कि अगर एक सिस्टम दिया गया बेटा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है और इसका ब्रैकेट कहा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी समझते हैं कि भाई यहाँ पर जो इंटीजर पार्ट है, मतलब यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज भी ग्रेटर और इक्वल टू एक्स होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा बेटा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है ना? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 प्लस है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू जो होगी बड़ी होगी। ठीक है, तो अगर हम इसका ब्रैकेट निकालेंगे, समझिएगा, इसका अगर हमने ब्रैकेट निकाला तो ब्रैकेट की वैल्यू ऑलवेज भी मूव टू 0 हो जाएगी। ब्रैकेट क्या हो जाएगा? ऑलवेज 0 हो जाएगा। और अगर हमें इस तरफ ध्यान नहीं भी देना है तो सिंपल सा केस है बेटा कि ये जो पार्ट है ये ऑलवेज भी इंटीग्रल पार्ट है, और इंटीग्रल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट में रहने का कोई सेंस नहीं बनता है, इसलिए आप उसको हटा दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्चुअल जो फंक्शन दिया गया है वो कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स दिया गया है 1 टाइम, देन कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स 1 टाइम, फिर 2 टाइम्स है यहाँ पे बेटा। ऐसे ही जो है वो 100 टाइम्स है बेटा, ध्यान से देखिएगा 100 टाइम्स है। क्यों 100 टाइम्स है? क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 अप टू 99। तो ये केस जो है ये ऑलरेडी 99 केस हैं, और प्लस 1 केस मतलब 100 केस हो गए। तो ये जो वैल्यू आ गई वो आ गई 100 टाइम्स फ्रैक्शन ऑफ
एक्स हो गया और ये हो गया एफ ऑफ एक्स हो गया, और एक्स की वैल्यू एक्चुअल में √3 दी गई है। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो 100 टाइम्स √3 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट बेटा होती है 1.732। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 0.732 की, ठीक है ना, तो इसकी वजह आएगी 732, ठीक है, या पॉइंट डेसिमल के 2 प्लेस तक लें तो 730 आ जाएगा, 73 आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा 73 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होना चाहिए था वो आना चाहिए था आपका 73, ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा, वो इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि किसी भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपके पास इंटीग्रल पार्ट है तो उसका कोई सेंस नहीं होता है, आप उस कर्ली ब्रैकेट को ही लिखते हो। जैसे कि अगर मान लीजिए 2.5 लिखा हुआ है आपने, तो इसका मतलब ये है कि हमने 0.5 लिखा है प्लस का इंटीजर लिखा है, तो इसका मतलब तो 0.5 ही आता है, मतलब तो आपको इससे है, आपको इससे मतलब तो है ही नहीं। या हमने इसको लिख दिया 1.5 और +1 लिख दिया, तो अभी भी 1 को हटा दीजिए तो कर्ली ब्रैकेट का मतलब 1.5 है, अभी भी सॉल्व करेंगे तो 0.5 ही आएगा, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर आपको ब्रैकेट दिया गया है तो इसका कोई सेंस नहीं है, इसलिए हमने उस चीज़ को हटा दिया है बेटा। अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि फंक्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है बेटा, तो आप ट्राई कर लीजिए अच्छे से इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, नाउ f इज इक्वल टू रियल दिया गया है और एफ एक्स की जो वैल्यू दी गई दैट इज 3 mod x -3x प्लस का सिग्नम ऑफ e⁻⁻x +2, where signum of x denotes signum function, then which of the following is correct? ओके, देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं इसे। पहली चीज़ तो हमें ये समझना है कि सिग्नम का मतलब क्या है। सिग्नम ऑफ x का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है 1 when x is greater than 0, when x is less than 0 माइनस का 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिग्नम ऑफ e⁻⁻x दिस वन इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी। तो यहाँ की टेंशन तो खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो मॉड लगा है बेटा, इस मॉड के केस को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। व्हेन x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू पॉजिटिव बेटा, तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू होगी 3⁻⁻x -3x प्लस यहाँ पे 1 आएगा और +2 मतलब प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है ना, व्हेन x पॉजिटिव। और अगर हम निगेटिव के बारे में बात करें कि x निगेटिव भाई, तो x निगेटिव के केस में देखा जाए तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, प्लस का x आएगा, 3x आ जाएगा, -3x और प्लस का 3, मतलब ये कैंसिल हो गया। मतलब इस फंक्शन का जो कर्व बदला होगा x इज लेस देन 0 के लिए, वो एक कांस्टेंट वैल्यू बेटा, कांस्टेंट वैल्यू, एक लाइन आ जाएगी। और जैसे एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये फंक्शन कैसा हो गया बेटा, मेनी टू 1, ठीक ना, क्या जाता है, मेनी टू 1 हो जाता है। मतलब ये इंजेक्टिव तो नहीं रहता, ठीक ना, ये इंजेक्टिव नहीं होता है। तो एफ एक्स इज इंजेक्टिव, एफ एक्स इज इंजेक्टिव, एफ एक्स इज सब्जेक्टिव, नाइदर इंजेक्टिव। नॉट इंजेक्टिव केस यहाँ पर भी है और एक केस यहाँ पर भी है। अब हमें बात करनी है बेटा सर्जेक्टिव के केस की, ठीक है ना, चेक करना है ये फंक्शन कैसा बेटा ऑन टू है या नहीं है, देख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ समझते हैं यहाँ पर कि एफ एक्स की जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू एक्चुअली में हो क्या रही है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी हम रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अच्छा एक चीज़ समझते हैं यहाँ पर, ये 1/3x है, -3x है, प्लस का 3 है, इसका मतलब ये हो गया 3 -3x का स्क्वायर हो जाएगा, और सॉरी 3x इंटू 3 हो जाएगा ये, और प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा हम इसको अगर देखें तो ये जो वैल्यू होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी 1 -3x का स्क्वायर बेटा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3x -3/2 होल स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि ये आ जाएगा आपके पास, और प्लस का
यहाँ पे क्या आएगा बेटा, प्लस का 3 टाइम्स 3 पावर एक्स भी आ जाएगा, और प्लस का यहाँ पे करना पड़ेगा माइनस का 9/4 करना पड़ेगा। और अगर हम इसको देखें तो ये जो वैल्यू आनी चाहिए थी 13/4 माइनस का दिस वन आ जाएगी। ठीक है। अब एक चीज़ समझते हैं, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ऑलवेज भी ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगी। ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, ऑलवेज भी ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगी। अच्छा, अगर ये ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगी, अच्छा ये देखते हैं, और ये जो वैल्यू है ये कहाँ तक जाएगी बेटा, इन्फाइनाइट तक जाएगी, क्योंकि एक्स इन्फाइनाइट तक जाएगा। मतलब इसकी जो नेगेटिव कंडीशन है, तो मतलब माइनस इन्फाइनाइट तक तो ये जाएगा। कहाँ से जाएगा अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू देखें तो एक्स की वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया तो ये आएगा 1 माइनस का 3/2 मतलब 1/2 मतलब 1/4। तो 13/4 माइनस का कितना आएगा बेटा, यहाँ पर हमने कहा 1/4 आ जाएगा, तो मतलब 12/4 मतलब वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0 क्या है बेटा 3 आया, मतलब 0 पे 3 है, और 3 से कहाँ तक जाता है बेटा -∞ तक, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा। ठीक है, मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है आपके पास, वो मैक्सिमम वैल्यू आपको 3 मिल रही है बेटा, क्योंकि 0 पे क्या आया 3 आया। ठीक है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू 3 मिल गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसकी जो रेंज है, रेंज की वैल्यू जो है वो 3 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट टू 3 है। ठीक है, -∞ टू 3, जबकि यहाँ पे क्या दिया गया है, इसकी जो रेंज है वो रियल दी गई है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि इसकी जो रेंज है, दिस वन इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। और जब भी ऐसा केस होता है तो नाइदर सर्जेक्टिव होता है, मतलब सर्जेक्टिव तो नहीं होता है। तो अब आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि भाई ये जो फंक्शन है ये नाइदर इंजेक्टिव है और नॉट सर्जेक्टिव है। बात समझ में आ गई होगी आपको। ओके, चलिए बात समझ में अगर आ गई बेटा तो हम लोग बात करें नेक्स्ट की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स की जो दी गई बेटा पाई टाइम्स इन रूट ऑफ एक्स प्लस 7 माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 9, देन द रेंज ऑफ फंक्शन। तो रेंज के बारे में बात करें बेटा, और रेंज में वाई जो है वो एक्चुअल में फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। रेंज किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो पहली बात हम लोग फंक्शन को चेक कर लेते हैं कि फंक्शन की एक्चुअल में कंडीशन क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि ये पता होना चाहिए तभी हम लोग काम कर सकते हैं। तो जो फंक्शन दिया गया है उसके बारे में अगर देखा जाए, पाई दिया गया बेटा रूट एक्स प्लस का 7 है और माइनस का 4 अपॉन में एक्स माइनस का 9 दिया गया है। तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, डोमेन क्या होनी चाहिए बेटा, आपको पता है कि x प्लस 7 की वैल्यू ऑलवेज भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होनी चाहिए और x की वैल्यू 9 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि x की जो वैल्यू बिलोंग करेगी वो -7 से इनफाइनाइट तक करेगी, जिसमें से आपको 9 नहीं लेना है। ये चीज़ तो आपको समझ में आई, ठीक है ना, ये बात समझ में आई। अब बात आती है कि फंक्शन जो दिया गया है इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या। ओके, 9 तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई फंक्शन जो है वो किस टाइप से बिहेव कर रहा है, -7 पर अगर देखा जाए तो -7 पर अगर देखा जाए तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, -7 के केस में 0 हो जाएगा, मतलब -4 पाई -2 मतलब का ये वैल्यू जो आएगी वो π/2 आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, π/2 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू -7 पे π/2 आ जाएगी। और इनफाइनाइट के केस में जो डिनोमिनेटर है वो ज़्यादा है इस x के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी बेटा, इनफाइनाइट का केस होगा तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। मतलब इसकी जो रेंज आ रही है आपको वो 0 से आ रही है। और -7 के केस में जब आपने -7 पुट किया तो -4, ध्यान से देखिए -4 और माइनस का 7 पुट किया बेटा, तो -7 -9 -16 हो गया, मतलब π/4 आ गया। क्या आ गया बेटा, π/4 आ गया। ध्यान से देख लेंगे बेटा इसे, π/4 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और -9 तो होगा नहीं, तो 9 के केस में जो वैल्यू आ रही थी वो तो इनफाइनाइट का केस है बेटा। ठीक है, तो इनफाइनाइट के केस को तो हम लोग को यहाँ लेना। हाँ, तो 9 के केस में क्या बेटा, 9 के केस में हम चेक कर लेते हैं जरा। तो हमारे पास जो फंक्शन दिया गया उसको थोड़ा देख लेते हैं। फंक्शन 9 पे तो सॉल्व हो नहीं सकता है,
तो एक काम कर लेते हैं हम, इसको रेशनलाइज अगर करें तो रेशनलाइज करने पे क्या आएगा बेटा, x प्लस 7 माइनस का 4 डिवाइड बाई x माइनस का 9, और हम इसे रेशनलाइज कर रहे हैं तो इन रूट ऑफ x प्लस 7 प्लस का 4 डिवाइड बाई इन रूट ऑफ x प्लस का 7 और प्लस का 4 कर लेते हैं। जैसे ही आपने किया तो ये पाई टाइम्स हो गया और ये हो गया x प्लस 7 माइनस का 4, मतलब ये हो जाएगा x प्लस 7 माइनस का 16 हो जाएगा डिवाइड बाई x माइनस 9, और ये हो जाएगा रूट अंडर x प्लस 7 और प्लस का 4 हो जाएगा। ये जो है ऊपर का सिस्टम और ये नीचे का सिस्टम ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो सिस्टम आएगा बेटा वो आएगा पाई, और ये आएगा वैल्यू 1 अपॉन इन रूट ऑफ x प्लस का 7 प्लस का 4। अब यहाँ पे 9 से कोई समस्या नहीं है तो 9 को चेक कर लेते बेटा। 9 प्लस 7 क्या आएगा बेटा, 9 प्लस 7 16 और रूट 4 प्लस का 4 8, मतलब पाई बाई 8। मतलब 9 के केस में इसकी जो वैल्यू होगी वो पाई बाई 8 होगी, जहाँ पे ये सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो एफ एक्स की आपने क्या निकाल ली बेटा, यहाँ पे रेंज निकाल ली। एफ एक्स क्या आ गई, रेंज आ गई। ठीक है, अब हमें एक्चुअल में 2f(x) चाहिए। क्या चाहिए, 2f(x) चाहिए। तो 2f(x) का मतलब ये हो गया कि 0 हो गया, पाई बाई 2 हो गया, माइनस ये हो गया पाई बाई 4 हो गया। ठीक है, अब हमें साइन 2f(x) चाहिए, तो हमने क्या लगा दिया, साइन 2f(x) चाहिए। तो साइन के केस में हमारे पास वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0 केस में 0, पाई बाई 2 के केस में 1 आ गई, माइनस पाई बाई 4 के केस में 1/√2 आ गई। तो एक्चुअल में आपके पास जो y है उस y की जो रेंज आ गई है वो रेंज आपकी ये आ गई। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मतलब 0 से 1/√2 और 1/√2 से 1, तो हमारे पास सी सेक्शन आ जाएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ओके ओके, नाउ द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे पीरियोडिसिटी के बारे में बात की गई बेटा, और पीरियोडिसिटी में कुछ चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रहनी चाहिए, जैसे कि cos x का पीरियड 2 पाई होता है, sin x का पीरियड 2 पाई होता है। ठीक है ना, तो इस टाइप की कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अगर आपको ध्यान रहते हैं तो काम बन जाता है। और पीरियोडिसिटी का मतलब तो आपको पता ही है कि f ऑफ x प्लस टी का मतलब f ऑफ x होता है। ठीक है ना, जहाँ पे t क्या होता है बेटा, t इज अ पीरियड ऑफ फंक्शन। तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख करके एक चीज़ तो समझ में आती है कि यहाँ पे cos पावर 4 है और यहाँ पे cos ऑफ दिस है, तो हम इसको भी इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो देखते ही क्या बन जाता है बेटा। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग चीज़ों को सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन है थोड़ा सा, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में है 2 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस पाई अपॉन 4 पाई स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, और माइनस का 2 cos x माइनस पाई डिवाइड बाई 2 पाई स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, ये 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा है। अब ये 2 cos स्क्वायर थीटा अगर है तो इसे हम लिख सकते हैं ना बेटा, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का cos 2 थीटा, सॉरी 1 प्लस का cos 2 थीटा, ऐसा हो सकता है ना। ठीक है, तो 1 प्लस का cos 2 थीटा लिखने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा। तो मतलब हमें यहाँ पे थीटा में 2 मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी x माइनस पाई अपॉन 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स cos x माइनस पाई अपॉन 2 पाई स्क्वायर है। इसका होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई डिवाइड बाई 2 पाई स्क्वायर मिल जाएगा आपको, और 2 टाइम्स cos थीटा और माइनस का 2 टाइम्स cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इसकी एक्चुअल में वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे जो cos स्क्वायर थीटा है इसको भी हम एक बार चेंज करने की कोशिश करते हैं। cos स्क्वायर थीटा हो गया बेटा, तो cos स्क्वायर थीटा का मतलब होता है, देखिए ध्यान से, cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा।
अब 2 थीटा फिर से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस का पाई अपॉन पाई स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइड बाई जाएगा 2, ठीक है ना। मतलब जो वैल्यू आ रही है आपके पास एक्चुअल में वो आ रही है 1 + 1/2 मतलब 3/2 प्लस 1/2 कॉज x अपॉन पाई स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, और माइनस का 1 अपॉन पाई आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे जो फंक्शन है आपके पास वो फंक्शन क्या बेटा कॉस के फॉर्म में आ गया है, और कॉस का जो पीरियड होता है, कॉस का पीरियड क्या होता है बेटा 2 पाई। और आपको रूल पता है कि जो भी एक्स का कॉफिशिएंट होता है उससे आप डिवाइड करते हैं। तो एक्स का कॉफिशिएंट है 1 अपॉन पाई स्क्वायर, आपने डिवाइड कर दिया तो वैल्यू आ गई 2 पाई क्यूब, और यही हमारा इसका पीरियड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए एफ ऑफ एक्स का पीरियड टी है तो एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड जो होता है वो होता है टी अपॉन मॉड ए, ठीक है। तो इस रूल को अप्लाई किया हमने बेटा कि एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है उससे आप उसे डिवाइड कर देते हैं, और प्लस माइनस से पीरियोडिसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल किस पे पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन पे पड़ता है, ठीक है। तो समझ में आ गया बेटा। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया बेटा, इसका ऑप्शन आ गया आपके पास डी ऑप्शन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, चलिए। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया इन रूट ऑफ दिस वन इज ए बी देन द वैल्यू ऑफ 2a माइनस बी इज, कहा क्या है। तो डोमेन का क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है। पहली चीज़ तो लॉग की प्रॉपर्टी है बेटा, यहाँ पर लॉग का बेस दिया गया 2, x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है कि रूट के अंदर अगर एफ एक्स होता है तो एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। और दूसरा केस कि अगर लॉग के साथ एफ एक्स होता है तो इसका मतलब होता है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 रूल अप्लाई करेंगे डोमेन के लिए, ठीक है। तो डोमेन के लिए 2 रूल अप्लाई कर लेंगे बेटा। तो देखते हैं क्या होना चाहिए। दूसरा केस क्या बनेगा बेटा, एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास कंडीशन है बेटा एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, ध्यान से देखिएगा हमने साइन को चेंज किया है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, और इसको अगर हमने नंबर लाइन प्लॉट कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ गई, 3 आ गया, राइट मोस्ट पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव आ जाएगा। बात समझ में आई। तो राइट मोस्ट पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव आ जाएगा। और ये कंडीशन आपको पता होगी कि अगर एक्स की वैल्यू 2 और 3 के बियॉन्ड है तो वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। और हमें कंडीशन क्या लेनी है, लेस देन, तो मतलब हमारा केस जो है वो ये बनेगा, एक्स की वैल्यू क्या है 2 और 3 के बीच में होनी चाहिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब बात आती है इसकी। अब अगर हम लॉग को एलिमिनेट करें तो लॉग को अगर हमने एलिमिनेट किया तो आपके पास है एक्स माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स विच इज ग्रेटर इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर 0। तो वैल्यू क्या आएगी बेटा 1 आएगी, और 1 को हमें क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है। रूल आपको पता है, ठीक है। नहीं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया एक्स माइनस का 2 अपॉन, अगर हमने कर दिया 3 माइनस एक्स माइनस 1 विच इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये आ गया 3 माइनस एक्स, और ये आ गया एक्स माइनस 2 माइनस 3 और प्लस का एक्स हो गया। तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2x माइनस 5 डिवाइड बाई, ध्यान से देखिएगा हम इसको साइन को चेंज करें तो वैल्यू क्या आ गई, लेस इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको जो मिल गया x की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, यहाँ से मिल गई 5/2, यहाँ से मिल गई आपकी 3, राइट मोस्ट पॉजिटिव नेगेटिव अगेन पॉजिटिव, साइन कैसा बेटा निगेटिव का, तो निगेटिव मतलब आपके पास ये हिस्सा, ठीक है। तो इसका जो कॉमन पोर्शन आपको दिखेगा, मतलब x की जो वैल्यू दिख रही है, देखिए पहली कंडीशन क्या है -2 से +3 के बीच में है, और दूसरी कंडीशन कहता है +2 है बेटा, ये दूसरी कंडीशन कहता है 5/2 और 3 के बीच में है। तो कॉमन क्या आएगा, यही तो आएगा। मतलब इसकी जो डोमेन आ गई है वो डोमेन आ गई है आपकी 5/2 से लेकर के किसके बीच में, 3 के बीच में, ठीक है। मतलब a की वैल्यू आपके पास आ गई 5/2 और ये b की वैल्यू है। अब 2a का मतलब हो गया 5 माइनस b, 2a मतलब 5 माइनस का b की वैल्यू हो गई 3, इसकी वैल्यू आ गई 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका डोमेन का आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना, 2a माइनस b का केस। ओके,
तो क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको बेटा, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है बेटा, log base 2 fx is equal to this one into this one and f of 10 is equal to 1001, then the value of f of 20 is। तो पहली बात तो fx निकालना पड़ेगा आपको, तो fx की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो हमारे पास जो कंडीशन दी गई देखिए ध्यान से, log base 2 fx is equal to दिया गया है log base 2 इन ब्रैकेट, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें बेटा, ध्यान से देखिएगा, 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ रहा 1 प्लस का 1/3 प्लस का 1/3 स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। ये तो पहला केस आपको दिख गया होगा। इनटू में लॉग बेस 3 दिया गया है और इन ब्रैकेट दिया गया 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ 1/x दिया गया, ठीक है ना। ओके, ये वैल्यू आपको जीपी दिख रही बेटा, तो इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया लॉग बेस 2 और इसको अगर हमने कैलकुलेट किया तो देखिएगा 1/1 माइनस का 1/3 आएगा बेटा। इसका मतलब हो गया इसकी वैल्यू आ गई 3/2, सॉरी 3/2, सही, ठीक ना, 3/2 आ गया। मतलब ये हो गया 2 टाइम्स इंटू 3/2 आ गया, इंटू में लॉग बेस 3 और वैल्यू क्या है एज इट इज मैंने लिख दी फिर से वापस, 2 कैंसिल। अब देखिए ये वैल्यू जो है log बेस 2 3 दिया गया है, तो हम इसे log 3 अपॉन log 2 लिख सकते हैं, इनटू इसे हम लिख सकते हैं log फंक्शन डिवाइड बाय log 3 लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो सकता है। और ये जो वैल्यू है इसको हम अगेन लिख सकते हैं log बेस 2 और इन अ ब्रैकेट फंक्शन, ये जो वैल्यू दे रखी है। और लेफ्ट हैंड साइड क्या था बेटा, log बेस 2 fx था, मतलब log बेस 2 कैंसिल हो सकता है। और ये एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ 1/x आ जाएगी। चलिए बेटा कैलकुलेट कर लेते, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि एफ एक्स है, इनटू में एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। अरे वाह, ये कंडीशन तो बहुत अच्छी सी जानी पहचाने से दिख रही है बेटा, कि जब भी ये फॉर्मेट आपको मिलता है, जब भी ये फॉर्मेट आपको मिलता है तो इसका मतलब होता है कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में 1 प्लस माइनस एक्स पावर एन है। और इसके बाद आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत बार क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे गए हैं। तो अगर ये आपको कंडीशन मालूम है, ये कंडीशन अगर आपको मालूम है तो चीज़ बहुत आसान हो जाती है। अब देखिएगा बहुत आसान, आपको कहा गया F10 की जो वैल्यू दी गई वो है 1001 इज इक्वल टू 1 प्लस क्या दिया गया बेटा 10 रेज़ टू पावर n और माइनस। तो देखिएगा बेटा प्लस के केस में भी 1001 आएगा, तो n की जो वैल्यू आएगी एक्चुअल में वो n की वैल्यू आएगी 3। मतलब जो आपके पास fx है वो fx जो है वो है 1 प्लस x रेज़ टू पावर 3 है। तो आपसे कहा गया F20 निकाल दीजिए, तो 20 निकाल सकते हैं आप। 1 प्लस 20 का क्यूब हो गया, ये हो गया 8001, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो आपको बहुत जाना पहचाना मिल गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या गया बेटा 8001 आ गया, और ये जो वैल्यू आएगी उसकी सी सेक्शन की हो जाएगी। ओके, तो आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखते हैं क्वेश्चंस, लेकिन अगर आप ट्राई करने लगेंगे तो चीज़ें आसान सी होने लगेंगी। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको ट्राई तो कम से कम करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी cos इनवर्स sin of tan inverse this one is equal to pi/6, then the value of this। ओके, तो करना कैसा चाहिए बेटा, देखो सिंपल सी बात है बेटा कि लिमिट दिया गया है, और लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी का केस जब भी आपने सॉल्व किया था px/qx किया था,
तो हम लोग की टेंडेंसी होती थी कि जहाँ पर भी x की वैल्यू है उसे अप्लाई करके बाहर कॉमन निकालते थे और कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करते थे, ठीक है, और चीज़ों को थोड़ा सा आसान करते थे। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन बिल्कुल सामने से दिख रहा है कि भाई अगर आप लिमिट अप्लाई किस में हो रहा है बेटा, टी में हो रहा है, तो कॉज जो x है वो बेटा कांस्टेंट हो गया, कॉज इनवर्स हो गया बेटा, साइन हो गया, फिर क्या हो गया, टेन इनवर्स हो गया। देन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, हम कुछ चीज़ों को चेंज करेंगे। रूट टी है बेटा एंड रूट एक्स है, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट जो है वो टी पे अप्लाई हो रहा है। हम अगर इस केस से टी को कॉमन निकालें, टी को कॉमन निकालेंगे तो रूट टी आएगा बेटा, कॉमन निकाला है मैंने, तो रूट के अंदर जो बचा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। टी जैसे ही आपने कॉमन निकाला तो आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस का 3x आ गया और प्लस का 1 आ गया, माइनस 1 अपॉन टी आ गया, ठीक है, और माइनस x अपॉन रूट टी आ गया। इसको करने का फ़ायदा क्या है, इसको करने का फ़ायदा ये है बेटा कि जब रूट टी कैंसिल आउट होगा और टी इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन टी के फॉर्म की वैल्यू जो होगी वो जीरो हो जाएगी। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। अब जो बच गया है आपके पास वो है कॉज इनवर्स साइन ऑफ टेन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर रूट ऑफ एक्स अपॉन इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1 बच गया है, क्योंकि ये जीरो हो चुका है, इनफाइनाइट पुट करने पे ये जीरो हो जाएगा। ये सारा केस, और इसकी वजह π/6 दी गई बेटा। तो सिंपल सा केस है कि कॉस को हम इधर ट्रांसफर कर लें, तो कॉस π/6 की वैल्यू हो जाएगी, कॉस π/6 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, ठीक है ना। मतलब ये साइन के साथ हो गया, साइन ऑफ ऑल द वैल्यूज। जब हम साइन को इधर ट्रांसफर करेंगे तो साइन इनवर्स में √3/2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू होती है π/3। तो ये हो गया बेटा टेन इनवर्स का केस, और ये बच गया क्योंकि साइन को हमने यहाँ भेज दिया बेटा। अब 10 को अगर हम यहाँ भेजते हैं तो 10 π/3 हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी √3। अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे केवल ये सिस्टम बच गया, रूट एक्स अपॉन इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, यहाँ स्क्वायर करने पे 3 हो जाएगा बेटा, तो 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। एक साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। जब आप यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 3 एंड 1/3 आ जाएगी, इसका फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे कहा गया था कि अल्फ़ा लेस देन बीटा, तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में 1/3 है और बीटा की वैल्यू आ गई 3 आ गई। तो वैल्यू हमें निकालनी बेटा 8 पावर अल्फ़ा प्लस 2 रेस्ट पावर बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो 8 पावर अल्फ़ा का मतलब हो गया 2 पावर बीटा का मतलब हो गया 8, अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब 1 हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 9। तो ये एक इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है ना। तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि सिस्टम को किस टाइप से अरेंज करना है। देखिए इन्वर्स इंक्लूडेड है, लिमिट्स आपको सॉल्व करनी है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये। तो और क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे हम लोग बेटा, ओके नाउ दिस वन फंक्शन दिया गया बेटा, लिमिट दी गई है ln e पावर समथिंग समथिंग इक्वल टू g ऑफ x दिया गया है, और फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स 0 to 2π where g ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। मतलब g ऑफ x के बारे में बात करनी है, और g ऑफ x जो है बेटा वो fx पे डिपेंड करना है। तो पहला काम तो ये है कि fx आपको निकालना ही पड़ेगा। तो हमारे पास सिस्टम ये है बेटा कि जो सिस्टम यहाँ पे दिया गया fx, ध्यान से देखिएगा, fx जो दिया गया है वो कुछ इस टाइप का है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी दिया गया है, यह ln, ठीक है ना। ln के साथ जो वैल्यू दी गई है वो पावर में दी गई, रूट में दी गई। तो ए की पावर अगर देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, तो
ई पावर ये जो है कॉज एक्स, मतलब ये 1/2 टाइम्स कॉज एक्स आप इसे लिख सकते हैं ई रेस्ट टू पावर, यहाँ पे डबल रूट लग गया बेटा, एक रूट ये है एक रूट ये है, तो ई की पावर ये होगा 3 कॉज एक्स और ये 4th रूट लगा है तो इसलिए डिवाइड बाई 4 कर दिया इंटू इसी टाइप से ई रेस्ट टू पावर अगर हम यहाँ देखें तो 5 टाइम्स कॉज एक्स है डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। ऐसे हम कहाँ तक जा रहे बेटा, सारा 1 3 5 तो यहाँ पे कहाँ गया बेटा 2n+1 इंटू आपने क्या लिख दिया कॉज एक्स लिख दिया डिवाइड बाई 2 रेस्ट टू पावर n हो गया। हमने सिस्टम को केवल अरेंज किया बेटा पावर्स को। अगर हम इसके बाद देखें तो e की पावर मतलब सभी प्लस हो जाएंगे, ठीक है, सभी प्लस हो जाएंगे और आपको मालूम है कि प्लस होने के बाद बाहर निकलेंगे तो ये जो वैल्यू है बाहर जैसे ही निकलेगी तो लिमिट लगेगा n टेंस टू इन्फिनिटी और ये आएगा कॉज एक्स कॉमन होगा और बचेगा क्या बेटा यहाँ पे 1/2 बचेगा, 3/4, 5/8 अप टू 2n+1 अपॉन 2 पावर n बचेगा। ठीक है, ये एक्चुअल में एफ एक्स है। बात समझ में आ रही होगी आपको। अब ये एक्चुअल में सीरीज अगर देखी जाए तो बेटा ये सीरीज जो है वो AGP है और AGP को हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो हम इसका सम निकाल लेते हैं। ऐसे 1/2, 3/4, 5/8 अप टू कहाँ तक ज़्यादा बेटा, सिस्टम इनफाइनाइट तक ज़्यादा, इसलिए बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब AGP में क्या करते बेटा, इसके कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉमन रेशियो को आपने मल्टीप्लाई कर लिया और एक स्टेप फॉरवर्ड कर लेते हैं तो क्या वैल्यू आ गया बेटा 1/4 आ गया प्लस 3/8 आ जाएगा अप टू कहाँ तक जाएगा बेटा इन्फिनिटी तक जाएगा। डिफरेंस निकाल लेते हैं तो ये आएगा 1/2 SN इज इक्वल टू आ जाना चाहिए 1/2 प्लस यहाँ देखा जाए तो क्या आ जाएगा बेटा 2/4, ध्यान से देखिएगा 2/4, यहाँ पर 2/8, ऐसे अगला क्या होगा 2/16, ठीक है ना, इस टाइप से आएगा ना। ये कहाँ क्या आया बेटा, यहाँ पे 2/8 आया, यहाँ पे क्या आया 2/4 आया, इस टाइप से केस बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, 2 कॉमन निकाल दीजिए बेटा, हमने यहाँ पे 2 कॉमन निकाला तो यह गया 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब मतलब GP बन जाएगी तो यहाँ पे आएगा 1/4 डिवाइड बाई 1 माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू आ गया हमारे पास 1/2 प्लस का 2 टाइम्स ये 1/2 तो बचेगी क्या बेटा 1/2 बचेगी और कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 आएगी। मतलब है कि SN की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 3 आ गई। SN क्या आ गया 3 आ गया, मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई 3 आ गई। तो जो FX आया है आपके पास, FX जो आ गया है दैट इज 3 टाइम्स कॉज एक्स आ गया। ठीक है ना, तो आपको चाहिए क्या था बेटा जी ऑफ एक्स का मतलब 1/3 है, मतलब कॉज एक्स आ जाएगा, वो भी ब्रैकेट के अंदर आएगा। ठीक है ना, कॉज एक्स की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर। अब इसने कहा 0 से 2π के बीच में ये कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा, 0 से 2π के बीच में। तो कॉज एक्स की वैल्यू 0 से 2π के बीच में जहाँ पर भी इंटीजर होती है, क्योंकि ब्रैकेट का जो तरीका होता है बेटा, ब्रैकेट हमेशा क्या होता है इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो जहाँ पर भी इंटीजर होगा वहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब है कि 0 पर इसकी वैल्यू इंटीजर होती है, π/2 पर इंटीजर होती है, पाई पर होगी, 3π/2 पर भी होगी और 2π पर भी इंटीजर होगी। तो 0 को भी इंक्लूड करना है, 2π को भी लेना है। तो मतलब कितने पॉइंट्स रहेंगे बेटा, इसके 5 पॉइंट्स रहेंगे जहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। बिकॉज इन सभी पॉइंट्स पे क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ब्रेक होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि जब भी आप ब्रैकेट ऑफ कॉज एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, समझिएगा थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं इसे, तो इसका ग्राफ जो होगा कुछ ऐसा होता है बेटा। ये हो गया इसका 2π, ठीक ना, और ये इसका पाई हो जाएगा। ठीक ना, तो अब हम लोग देखते हैं बेटा यहाँ पे कि क्या हो रहा है।
समझते हैं थोड़ा सा। ये -1 से +1 के बीच में है, तो जैसे ही यहाँ पर कट करेगा, यहाँ पे कट किया, इसका प्रोजेक्शन एक पॉइंट ये होगा, ध्यान से देखेंगे, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, 0 को इंक्लूड करना बेटा, तो 0 के केस में तो यहाँ पे भी होगा, और इसके आगे के हिस्से की वैल्यू यहाँ पे लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेस दिखा रहे हैं, इसका प्रोजेक्शन ये आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ के बाद करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोजेक्शन आएगा वो आपको यहाँ मिलेगा, और यहाँ से यहाँ तक का प्रोजेक्शन आपको ये मिलेगा, मतलब एक पॉइंट ये मिला, ठीक है ना। और इसके बाद अगर आप इसके आगे बढ़ते हैं तो इस पॉइंट में तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन ये आएगा। तो अब आप डिसकंटिन्यूस पॉइंट चेक कर सकते हैं। एक तो ये एक पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एंड दिस वन फोर्थ पॉइंट। तो बेटा यहाँ पे देखो ध्यान से कि π/2 और 3π/2, यहाँ पे π/2 है, 3π/2 है, और ये पाई है, तो पाई पर डिसकंटिन्यूस नहीं है, तो ये पॉइंट नहीं होगा। तो ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। 4 पॉइंट्स होंगे जहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, और अगर आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियोस को कंटिन्यू वॉच कीजिए बेटा, और हाँ, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। कंसीडर f(x) की जो वैल्यू दी गई दिस वन, और ये जो वैल्यू दी गई है, एंड m एंड कैपिटल M आर रिस्पेक्टिवली मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) एंड x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट in the domain of f(x) where f(x) is attains its maximum value। देन आपको ये कंडीशन दी गई बेटा, और ये मैट्रिक्स मैचिंग टाइप की प्रॉब्लम्स है, तो इसको हम लोगों ने कई पार्ट्स में कन्वर्ट किया हुआ है, A B C D के पार्ट्स में हैं। तो हम लोग को पहली बात तो सॉल्व करना है कि जो tan इनवर्स यहाँ पे M और M की बात की गई है वो आपको कहाँ से मिलेगा बेटा, आपको ये यहाँ से मिलेगा। M और कैपिटल M आर रिस्पेक्टिवली मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x), ठीक है ना। तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करनी है, तो समझेंगे कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आप भी ट्राई कीजिए बेटा। f(x) इज इक्वल टू है tan इनवर्स ऑफ, अच्छा ये √12 है तो इसको हम 2√3 लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है 2√3 - 1 x² है, और डिवाइड बाई x⁴ प्लस 2x² प्लस का 3 है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, समझते हैं कि अगर मान लीजिए इस सिस्टम को हम कुछ इस टाइप से लिखें, tan इनवर्स 2 इन ब्रैकेट √3 माइनस का 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो x² लिखा था, x² से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, प्लस का 3/x² प्लस का 2 लिख दिया। ऐसा सिस्टम को लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर ऐसा सिस्टम को लिखा जा सकता है तो इस चीज़ को भी समझते हैं कि जो x² प्लस 3/x² है, तो इसको अगर हम डिवाइड बाई 2 करें तो विच इज ग्रेटर इक्वल टू देखा जाए तो इन रूट ऑफ क्या आएगा बेटा, x² इंटू 3/x²। तो यहाँ से x² प्लस 3/x² की जो वैल्यू आएगी बेटा वह ऑलवेज भी ग्रेटर देन 2√3 होगी, मतलब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब मिनिमम वैल्यू होगी 2√3। और अगर हम इसमें +2 भी कर दें तो +2 आ जाएगा, मतलब इसकी जो लोवेस्ट वैल्यू है, इस लोवेस्ट वैल्यू की वैल्यू आपके पास ये है, ठीक है ना, लोवेस्ट वैल्यू। और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करें तो मैक्सिमम तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है बेटा कि आप अगर x टेंस टू इनफाइनाइट, x की वैल्यू अगर हम रियल नंबर के बारे में बात करें तो यहाँ पे x की वैल्यू इनफाइनाइट टेंस करें तो ये वैल्यू क्या होगी बेटा, नीचे इनफाइनाइट को रोल प्ले करेगी और ये वैल्यू पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू मतलब f(x) की जो मिनिमम वैल्यू है 0 है। और अगर हम इसके बारे में बात करें कि हम
इस केस में अगर हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पुट करें, यहाँ पे क्या करें, मिनिमम पुट करें, तो वैल्यू कैसी आएगी बेटा, आपको मैक्सिमम मिल जानी चाहिए। तो चेक करते हैं कि हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है। तो एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो देखते हैं, 10 इनवर्स आयोटा, और ये जो वैल्यू है वह 2 टाइम्स √3 माइनस का 1 अपॉन में 2 टाइम्स √3 प्लस का 1 है। 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दिया, और ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू किसकी होती है, π/12 की। ठीक है, तो अब अगर हम इनफाइनाइट यूज करते हैं तो सिस्टम को क्या कर देता है, जीरो कर देता। मतलब यहाँ पे जो एफ एक्स है, एफ एक्स की जो वैल्यू है इनफाइनाइट के केस में जीरो हो रही है, और यहाँ के केस में π/12 हो रही है। मतलब आपके पास ये स्मॉल m आ गया है और ये कैपिटल आपको m मिल गया। अब ये दोनों चीज़ें आ गई। अच्छा, अब इस जब समझते हैं कि यहाँ पे जो एफ एक्स की वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम आ गई, एट x इज इक्वल टू a, एट x इज इक्वल टू a इज द पॉइंट इन द डोमेन वेयर एफ एक्स अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा, π/12 आई। अच्छा, ये π/12 कब आई, π/12 कब आई है? अच्छा, अगर हम π/12 के बारे में बात करें, π/12 आपके पास किस कंडीशन में है, ये कंडीशन कब आई बेटा, जब हमने AM/GM लगाया है। ठीक है ना। अगर AM/GM के बारे में बात करें, ध्यान से देखिएगा, तो इस केस में ये जो वैल्यू है, इस चीज़ को देखा जाए तो x² की वैल्यू 3/x² होगी। x² की वैल्यू क्या होगी बेटा, 3/x² होगी। उसी केस में क्या आएगा, ये π/12 का केस बनेगा। और ऐसे केस में अगर देखा जाए तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3⁻1/4। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3⁻1/4, और यही एक्चुअल वैल्यू क्या है, a की है। अब हमने m, स्मॉल m, a इन सब की वैल्यू निकाल ली है। अब हम बात करेंगे इसके कॉलम वाइज क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट सेक्शन ये बोलता है कि भाई साइन इनवर्स 2√x की जो वैल्यू दी गई है वो है 3 टाइम्स 10 इनवर्स m प्लस का m मतलब π/12 दी गई है। सिंपल, क्योंकि m प्लस m का मतलब π/12 है। ठीक है, अगर हम π/12 के बारे में बात करें, समझिएगा, π/12 का मतलब क्या होगा बेटा, 3 टाइम्स π/12 का मतलब m प्लस m की वैल्यू क्या है बेटा, m की वैल्यू है π/12 और 10 इनवर्स π/12, यहाँ पे 10 इनवर्स 10m π/4 बेटा। तो यहाँ पे आएगा ये जो है 10 π/12 आएगा, और वैल्यू क्या है बेटा, π/12। इसका मतलब होगा π/4 हो गया। साइन को अगर हम यहाँ भेज दें तो वैल्यू आएगी 2√x इज इक्वल टू साइन π/4 मतलब 1/√2। स्क्वायर कर लीजिए बेटा, तो 4x इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर 8x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तरीका समझ में आ गया है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। और हम लोग बात करेंगे सेकंड सेक्शन की। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते बेटा कि स्मॉल m की जो वैल्यू है 0 है, कैपिटल M की वैल्यू π/12 है, और a की वैल्यू जो है वो 3⁻1/4 है। अब इसके हिसाब से हम लोग काम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन जो दिया गया है बी सेक्शन, वो दिया गया है cos इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स y इज इक्वल टू दिया गया है 3 टाइम्स इन अ ब्रैकेट 10 इनवर्स 10, 7 m की जगह बेटा π/12 है तो π/24 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। और प्लस का 10 इनवर्स 10 3π/8 है बेटा, 10 3π/8 है, क्योंकि स्मॉल m की जो वैल्यू है, स्मॉल m की वैल्यू क्या है बेटा, वो तो 0 है। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं, ये है वैल्यू 3 टाइम्स और ये वैल्यू है 7π/24, और ये 3π/8 है, इसका मतलब हो गया 9π/24। 9 7 16 हो जाएगा, और ये 324 से 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 कर दिया
और यहाँ पे कर दिया 16 पाई हो गया, इसका मतलब हो गया 2 पाई, ठीक है ना। कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 पाई। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है कि कॉज इनवर्स एक्स में एक्स जो होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी पाई हो सकती है। अगर ये पाई होगा तो ऑब्वियस बात है ये भी पाई होना चाहिए, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो होगी -1 और y की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। दोनों की वैल्यू को ही हमें क्या करना था बेटा, ऐड करना था, तो वैल्यू क्या जानी चाहिए, -2 आ जानी चाहिए। तो बी सेक्शन में आपको क्या मिल जाना चाहिए, -2 मिल जाना चाहिए। अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, और नेक्स्ट पार्ट है दैट इज अ सी सेक्शन। सी सेक्शन जो दिया गया है वो दिया गया 10 ऑफ ना ब्रैकेट सेक इनवर्स 2 अपॉन ए स्क्वायर कहा गया बेटा। तो अगर हम ए स्क्वायर के बारे में बात करें तो 3√3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 बेटा, और प्लस का कैपिटल एम कहा गया है, तो कैपिटल एम का मतलब π/12 हो गया, ठीक है। 10 ऑफ सेक इनवर्स के बारे में बात की तो सेक इनवर्स की जो वैल्यू आएगी बेटा वो वैल्यू कब होती है, π/3 पे होती है, और प्लस ये π/12 हो गया। तो 10 ऑफ अगर देखा जाए इसे तो वैल्यू आ जाएगी π/3, मतलब यहाँ पे 12 आ गया, और यहाँ पे 4 पाई प्लस का पाई 5 π/12 आ गया, ठीक है। और 5 π/12 और 5 π/12 यहाँ तो नहीं है, तो एक काम करते हैं 2 अपॉन क्या बेटा √3 हो गया, और π/√3 मतलब ये जो सॉरी π/6 होता है, ये क्या होता है बेटा π/6 होता है, और π/6 के केस में ये जो 10 है वो 10 क्या आएगा बेटा 12 होगा, और 2 पाई प्लस पाई 3 पाई हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आ जाएगी π/4 आ जाएगी, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। मतलब इस सेक्शन का आंसर जो आना चाहिए था 1 आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं डी सेक्शन, एक्स स्क्वायर माइनस का 10 है इन ब्रैकेट 3 टाइम्स साइन इनवर्स साइन एम कहा गया बेटा। तो एम की वैल्यू तो आपको पता है, एम की वैल्यू क्या बेटा π/12, तो π/12 लगा दिया मैंने, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, क्योंकि π/12 की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में, तो डायरेक्ट आ सकता है, और प्लस a/4 का मतलब क्या हो गया बेटा 3 हो गया, इज इक्वल टू आ गया 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 10 और यहाँ पे x भी है, ये वैल्यू बेटा 1, तो वैल्यू आ गई x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। तो अल्फा बीटा माइनस आपसे कहा गया अल्फा प्लस बीटा, तो 3 - 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। तो इसी टाइप से आप अगर पेशेंसफुली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो कहीं पे कोई समस्या नहीं आती है। अच्छे से सॉल्व कीजिए बेटा इन क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बढ़िया मतलब एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप होकर दिखता है, आपको कॉन्सेप्ट डेवलप होता हुआ दिखता है। तो आई होप आप इस सेशन को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा क्वेश्चंस को, ठीक है, और इन क्वेश्चंस के बेस्ड पे आप अच्छे से क्वेश्चंस और भी ट्राई करेंगे। तो चलिए बेटा आप हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन वीडियोस को अच्छे से वॉच कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।